जब भी शादी का सीजन आता है तो भारत में हर साल कई अनोखी और अलग शादियां होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तराखंड की एक ऐसी शादी के बारे में जो 21 दिन बाद वापस अपने घर लौटी। उत्तराखंड की इस एक शादी ने ऐसा इतिहास रचा जो शायद ही कभी दोहराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस एक शादी को रोकने के लिए 10,000 से ज्यादा लोग टूट पड़े थे। गांव के गांव विरोध में खड़े हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये विरोध हिंसा का रूप ना ले ले और शादी में व्यवधान ना डाल दे, इसलिए सैकड़ों पुलिस वाले भी बारात में तैनात थे। ये कहानी भले ही आपको सुनने में फिल्मी लग रही हो, लेकिन ये है एकदम हकीकत। ये शादी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 1950 के दशक में हुई थी और ये सिर्फ एक शादी ना होकर एक तरह का विद्रोह था, क्योंकि शादी में कई ऐसे नियम तोड़े गए जिनसे तत्कालीन समाज बौखला उठा। समाज में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि इस शादी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की गई। लाठी डंडों को लेकर गांव के गांव शादी के खिलाफ उतर आए। औरतों ने दुल्हन के डोले को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जब 21 दिन बाद ये बारात वापस अपने घर लौटी तो इसने ऐसा रास्ता तैयार किया जिसका फायदा कुछ लोगों को आज भी मिल रहा है। उत्तराखंड के इतिहास की इस अनोखी और विद्रोह वाली इस शादी के बारे में हम आपको हर एक बात बताएंगे। साथ ही मिलाएंगे आपको इस शादी के आई विटनेस यानी गवाह से, जो इस शादी के समय उस गांव में थे जहां से ये बारात गुजरी थी। ब्यो तो मन तो के नोने को और से गए तक ढूंगा बारात पार पड़ना बेचारी तहसीलदार तो आए पुलिस को आई बहुत आदमी आया और तमाम मुल्क तो जुड़ो अफोनी में किताब कितना कर तो मुंह मचा दी। ये हैं 11 गांव हिंदाओ पट्टी के प्रताप नौटियाल। 80 साल के प्रताप इस ऐतिहासिक शादी के वक्त 16 साल के थे। उन्होंने इस शादी को अपनी आंखों से देखा था और सिर्फ प्रताप नौटियाल ही नहीं बल्कि हिंदाओ पट्टी के पुराने लोगों को आज भी इस शादी के कई किस्से याद हैं। ये शादी इस पट्टी में इतनी फेमस हुई थी कि कई दिनों तक यहाँ के लोगों की जुबान पर एक गीत भी तैरता रहा। भुजेलों की बड़ी फुलदेई का डोला पर कवरोली पड़ी, यानी कि फुलदेई के डोले पर कांव कांव मची, हंगामा हुआ। तो चलिए फिर आपको लेकर चलते हैं इस ऐतिहासिक विवाह के रोमांचक सफर पर। 1959 में हुई इस शादी में सबसे अहम किरदार था टिहरी गढ़वाल की हिंदाओ पट्टी के ढुंग गांव के दीपचंद शाह का। दीपचंद एक दलित परिवार से जरूर आते थे, लेकिन दूसरे दलितों के मुकाबले धन संपदा के मामले में वो काफी बेहतर स्थिति में थे। दीपचंद टिहरी के राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा के छात्र थे। वहीं दीपचंद की होने वाली दुल्हन फूलदेई भी संपन्न परिवार से और पढ़ी लिखी थी। सिर्फ घरों को तकड़ दो अनोन में पढ़े लिखे थे, सो उसका आश्रम था पहले तब मंदों तक पैसा कमाए तब तक ब्यो उठाए थे। साल 1959 में 13 जनवरी के दिन दीपचंद का विवाह राणा गांव की फूलदेई के साथ तय हुआ, लेकिन दीपचंद अपने इस विवाह के जरिए उन कुरीतियों को भी तोड़ने की ठान चुके थे जो उनके समाज को हमेशा झेलनी पड़ती थी। दीपचंद शाह ने तय किया कि वो अपनी शादी में घोड़े पर बैठकर जाएंगे और अपनी दुल्हन को डोले में लेकर आएंगे। बता दें कि 1950 के दशक के दौरान दलितों के दूल्हे न घोड़े पर बैठते थे और ना ही उनकी दुल्हन डोले पर बैठकर आती थी। यह अधिकार सिर्फ सवर्णों के पास था। दीपचंद को भी इस बात की भनक थी कि उनकी शादी का विरोध हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही प्रशासन से मदद मांग ली थी। खैर 13 जनवरी 1959 का दिन आया। दीपचंद ढुंग गांव से घोड़े पर बैठकर अपनी बारात लेकर निकल पड़े और बारात के साथ क्षेत्रीय पटवारी भी तैनात थे। करीब 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद दीपचंद की बारात हिंदाओ पट्टी के राणा गांव पहुंची। बारात पहुंची ही थी कि इसकी खबर जंगल की आग की तरह आसपास के गांवों में फैल गई। संयोग से उस वक्त आसपास के गांव पंगराना, लैनी, मुड़िया, महर गांव, लस्या एवं बांगर पट्टियों से 8 बारातें आई हुई थीं।
दीपचंद की बारात की चर्चा अब हर जगह होने लगी थी। जितने मुख उतनी बातें। दीपचंद की बारात को सवर्णों की सत्ता पर धावा बताया गया। कहा गया कि अगर दलित भी डोला पालकी की शादी करने लगेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। दीपचंद की बारात को रोकने के लिए घर घर में चर्चाएं शुरू हो गई। दूसरे बाराती जिन शादियों में आए हुए थे उन पर ध्यान देने की बजाय ये तय करने में जुट गए कि एक दलित की घोड़े पर और उसकी दुल्हन को डोले पर बैठने से कैसे रोका जाए। हालांकि अभी इसकी भनक दीपचंद को नहीं लगी थी। उसे सवर्णों की मंशा का पता तब चला जब फेरे कराने के लिए पंडित नहीं पहुंचा। पंडित की गैर मौजूदगी में नागराज देवता के मंदिर में शादी करवाई गई। 14 जनवरी 1959 को सुबह 10:30 बजे मंतू शाह के घर पर ढोल दमों के स्वर गूंजने लगे। ढोल दमों की थाप पर 15 साल की फुलदेई को डोले में बिठाया गया और करीब 150 बारातियों के साथ बारात दीपचंद के गांव के लिए निकल पड़ी। बारात कुछ आगे निकली ही थी कि दीपचंद का डर सच हो गया। आसपास के गांव के लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर बारात को रोकने के लिए पहुंच गए। चारों तरफ से लोगों के मारो काटो रोको की आवाजें आने लगी। देखते ही देखते हजारों लोगों ने बारात को घेर लिया। ये उनके सम्मान पर बड़ी चोट थी कि उनके क्षेत्र में एक दलित घोड़े पर बैठकर डोले में अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा है। लोगों की आंखों में खून सवार था। बारात के साथ गए पटवारी को जैसे सांप सूंघ गया। वो भीड़ को देखकर डर गया, लेकिन दीपचंद के कुछ दोस्त भीड़ को बातों में उलझाकर कुछ दूर ही रोकने में कामयाब रहे। दीपचंद की शादी को रोकने के लिए सवर्ण कितनी शिद्दत से लगे हुए थे वो आप इसी से समझ सकते हैं कि आसपास के गांवों की बारात जब वापस लौटी तो उनके साथ सिर्फ चंद ही मेहमान वापस गए। बाकी सब दीपचंद की बारात को रोकने के लिए रुक गए। एक तरफ सवर्णों की भीड़ बढ़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ दीपचंद भी झुकने को तैयार नहीं थे। दलितों ने तय किया कि अब यहाँ से निकला जाए। दलितों ने ढोल दमों बजाकर जाने की तैयारी की ही थी कि सवर्ण फिर लाठी डंडे लेकर दीवार बनकर खड़े हो गए। सवर्णों की आंखों में खून सवार देख तय किया गया कि रात पलियाल गांव के रास्ते में ही गुजार दी जाएगी। जनवरी की ठंड में रास्ते पर रात काटना आसान नहीं था, इसलिए बारातियों ने बोरे, त्रिपाल, दरियां आदि मंगाकर तंबू बना दिया। राशन भी मंगाई गई और दलितों ने यहीं रास्ते पर ही अपना डेरा जमा दिया। इस बीच पटवारी ने घटना की रिपोर्ट कीर्तिनगर भेज दी थी। ये वो वक्त था जब कीर्तिनगर तक पैदल ही आना पड़ता था। रात भर बातचीत होती रही, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। अगली सुबह फिर बारात ने चलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही ढोल दमों बजे सवर्णों ने उन्हें रोक दिया। कुछ इसी तरह से अब रोज होने लगा। जैसे ही बारात चलने लगती वैसे ही हजारों सवर्ण बारात को रोकने आ जाते। और फिर आया 17 जनवरी 1959 का दिन। 5 पुलिस वाले कीर्तिनगर से घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सवर्णों से अपील की कि वो शादी का विरोध छोड़ दें और इसे जाने दें, लेकिन सवर्ण पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा यहाँ पुलिस ही नहीं फौज भी आ जाए तो भी वो डोला पालकी के साथ बारात को नहीं जाने देंगे। इसके बाद पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और कुछ लोगों को फिर कीर्तिनगर भेज दिया गया। दूसरी तरफ सवर्णों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और वे हाथों में लाल व काले झंडे लेकर जुलूस निकालने लगे। इस दौरान वह जाति सूचक नारे लगाने लगे। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों से इकहरा शंख बजा रहे थे, जैसा अक्सर शव यात्रा के दौरान बजाया जाता है। इसके बाद 20 जनवरी 1959 को 11 पुलिस वाले फिर पंगराना पहुंच गए, लेकिन सवर्ण टस से मस नहीं हुए। दिन के दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। ढूंग में दीपचंद की बारात के लौटने का इंतजार लंबा होता जा रहा था। दीपचंद और उनकी बारात में आए लोगों का ये रास्ता ही अब अस्थायी घर बन चुका था। यहाँ पर घंसाली बाजार से राशन मंगाई गई और बारातियों को खिलाया गया। दूसरी तरफ मौसम बारातियों की अलग परीक्षा ले रहा था। बर्फ पड़ने के बाद भी किसी का भी मनोबल नहीं टूटा। करीब 31 जनवरी तक सिलसिला कुछ यूं ही चला। पुलिस भी इस विवाह को लेकर काफी हैरान परेशान हो चली थी, इसलिए उसने यहाँ पुलिस के आला अधिकारियों को भेजने की तैयारी कर ली और इसे अंजाम तक पहुँचाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई।
1 फरवरी 1959 को कीर्तिनगर के परगना अधिकारी, तहसीलदार और बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पहुंचा। कुंवर प्रसून ने शादी को लेकर युगवाणी के अप्रैल 2002 के अंक में पूरी कहानी बताई है। उनके मुताबिक ये विवाह पूरे 21 दिन बाद अपने घर लौटा। युगवाणी में छपे लेख के मुताबिक 2 फरवरी को तहसीलदार ने सवर्णों से बात की, उन्हें पुलिस बल का रौब दिखाकर किसी तरह बारात को जाने देने के लिए राजी किया। हालांकि इस दौरान सवर्णों ने शर्त रखी कि बारात गांव के रास्ते से नहीं जाएगी। इस प्रस्ताव पर दीपचंद भी राजी हो गए। हालांकि सवर्णों का विरोध अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आखिरकार ढोल दमों बज उठे। रणसिंगा की हुंकार के साथ ही बारात तय उबड़ खाबड़ रास्ते से निकल पड़ी। दूल्हा दुल्हन के अगल बगल तहसीलदार और कई पुलिस वाले चलने लगे। बारात आम रास्ते को छोड़ के नाचते हुए अंथवाल गांव के नीचे की उबड़ खाबड़ पगडंडी से जाने लगी। फिर भी कई सवर्णों ने सीटी बजाकर बारात को रोकने की कोशिश की। सवर्णों की औरतों ने डोले पर छीना झपटी भी की। हालांकि पुलिस वालों के होने की वजह से वो लोग ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। मतलब बारात जब तक आई तो बारात बाट नहीं आया, तब तो अबाड़ छोड़ दो बारात। ये लोग बोले बारात बारात बोलते तो लोग तब से जंगल बाट छोड़ दो बारात बोलते। तब तक मैपुरी में तब मिट तब से बारात पुण्य गए ढूंगा थे। हम तब तक इंतरा गए, हम तक आगाड़ी के जान दो। इस पूरे घटनाक्रम ने दलितों में वो जोश भर दिया था जो सदियों से सवर्णों के डर से कहीं दबा बैठा था। कुंवर प्रसून के मुताबिक कुछ दूर चलने के बाद जब फिर बारात को रोकने की कोशिश हुई तो फूलदेई अपने डोले से पुलिस वालों पर चिल्लाते हुए बोली, जैसे ये लोग कर रहे हैं आप लोग भी वैसे ही करते जा रहे हैं। अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं है तो क्यों उठाया था हमें वहां से? हटाओ इन्हें रास्ते से, और अगर आप लोग नहीं हटाते हैं तो मैं खुद इन्हें हटाने के लिए उतर रही हूँ। फूलदेई के गुस्से को देखकर तहसीलदार ने हवाई फायर का आदेश दिया। पुलिस वाले सवर्णों की भीड़ को धक्के मार मार कर रास्ते से हटा रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो करीब 10,000 लोग इस बारात के पीछे पीछे भौण की धार नाम की जगह तक आए। इन लोगों ने यहाँ खड़े होकर 11 गांव हिंदाव के लोगों को जोर जोर से आवाजें लगाई। सवर्णों ने कहा कि इस बारात को रोको, ये डोला लेकर आ रही है। लेकिन भारी पुलिस बल को देखते हुए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस विवाह का विरोध कर सकें। और आखिरकार 21वें दिन की शाम को बारात दीपचंद के घर पहुंची। चौक पर बारात के उतरते ही विजय शंख बजाया गया, क्योंकि ये विजय बारात लौटने की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की थी। दलितों ने एक ऐसा युद्ध जीता था जिसकी चपेट में वो सालों से आते थे। और कहते हैं कि शादी के बाद किसी भी दलित को अपने शादी में घोड़ा डोला या डोला पालकी ले जाने से नहीं रोका गया। कम से कम हिंदाव पट्टी के इस क्षेत्र में यह संभव हो पाया। ये शादी अपने आप में एक आंदोलन साबित हुई और इसने दलितों के लिए आत्मसम्मान से जीने के लिए नए रास्ते खोले। इस शादी में बाधा डालने के आरोप में 700 लोगों पर केस दर्ज किया गया। हालांकि इन पर महज जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। मौजूदा वक्त की बात करें तो आज भी ये परिवार ढूंग गांव में रहता है। जानकारी के मुताबिक जहां दीपचंद शाह अब इस दुनिया में नहीं हैं, वहीं उनकी पत्नी फुलदेई अब देहरादून में रहती हैं। हमने फुलदेई जी से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन सटीक जानकारी न मिलने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ये शादी अपने आप में एक आंदोलन से कम नहीं थी। जैसे इस बारात ने दलितों के लिए कुरीतियों को बदलने का काम किया, कुछ इसी तरह का काम किया उत्तराखंड आंदोलन ने। करीब 100 साल तक चले उत्तराखंड की मांग कैसे एक अलग राज्य के तौर पर 2000 में हमारे सामने आई, उसकी पूरी कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी कोशिश आप तक उत्तराखंड को पहुंचाने की है। धन्यवाद।